नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट ओटिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आज हम किडनी क्लिनिक की तरफ से आपको बताना चाहेंगे इन्फेक्शंस आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। तो लॉन्ग टर्म किडनी सर्वाइवल में इन्फेक्शंस का बहुत अहम रोल होता है। हमारी कंट्री में इन्फेक्शंस आर द कॉमनेस्ट कॉज कि पेशेंट बचता नहीं है, यानी सर्वाइविंग किडनी के साथ भी पेशेंट नहीं बचता क्योंकि इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन्फेक्शन के 3 W's बताएंगे आज। वाई इन्फेक्शंस हैपन, विच आर द इन्फेक्शंस दैट हैपन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट एंड व्हाट कैन बी डू अबाउट इट। क्योंकि नॉलेज इज पावर। अगर आप जान पाएंगे इन्फेक्शंस के बारे में तो आप इन इन्फेक्शन से बच पाएंगे। सो पहले तो हम बताएंगे कि वाई इन्फेक्शंस हैपन। तो जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जब वो किडनी डैमेज हो जाती है, जब वो डायलिसिस पे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और डायलिसिस पे भी तरह तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, नेमली हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शंस होते हैं जो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं, निमोनिया होता है क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत कमज़ोर होती है। एक बार ट्रांसप्लांट होता है तो हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस देते हैं जिनमें 3 अहम होती हैं, टैक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन, माइक्रोफिनलेट और प्रेडनिसोन। और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को हम इंजेक्शंस भी देते हैं जिसमें इंडक्शन इंजेक्शंस बोले जाते हैं, जिसमें आता है सिमुलेट या एटीजी। इसमें खासकर जो एटीजी इंजेक्शन है वो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा दबाता है और अगर आपको एटीजी मिला है तो आपके इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होती हैं वो तभी होती है जब आपको एटीजी मिला है या माइक्रोफिनलेट ले रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रांसप्लांट से पहले भी ड्यूरिंग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बाद में बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन आपकी इम्यूनिटी कम रहती है। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसप्लांट, ग्रेटर द डिग्री ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव इम्यूनोसप्रेशन। जितने साल आपकी ज़्यादा दवा चलेगी उतनी इम्यूनिटी आपकी कम होती जाएगी और उतना इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो ये तो आपको मैंने बताया कि आपको क्यों इन्फेक्शंस हो सकते हैं ट्रांसप्लांट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं ट्रांसप्लांट के बारे में, और फाइनली जब एक बार ये पता चल जाएगा तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। तो कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, इसका एक रूबिन्स टाइम टेबल होता है। एक फर्स्ट मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांट है, कुछ इन्फेक्शंस तब ज़्यादा होते हैं। एक सेकेंड होता है 1 to 6 months और एक मोर देन 6 months होता है। तो फर्स्ट मंथ में 2 इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, एक यूरिन इन्फेक्शंस और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपके चेस्ट में होता है, निमोनिया हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। और यूरिन इन्फेक्शन का एक अहम कारण होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट की सर्जरी कर रहे होते हैं, हम एक स्टेंट डालते हैं, एक कैथेटर डलता है, और कभी भी इनडवेलिंग स्टेंट या कैथेटर रहेगा तो आपका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। हमने एक स्टडी की थी, उसमें देखा था कि और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं यूरिन इन्फेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट। ये इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई थी। तो हमने जो देखा उसमें 3 फैक्टर्स रहे। एक तो यूज ऑफ स्टेंट, यूज ऑफ कैथेटर, और थर्ड फैक्टर रहा कि जिन लोगों को ट्रांसप्लांट से पहले यूरिन इन्फेक्शंस की हिस्ट्री रही है, यानी इन्फेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट्स के साथ थोड़ा ट्रांसप्लांट कर दिया और थोड़ा बहुत बैक्टीरिया दबे रहे, वो पिकअप नहीं हुए, उनको भी पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। और निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ही सीरियस इन्फेक्शंस होती हैं। खासकर निमोनिया कई बार जानलेवा भी होता है। तो इनको तुरंत डायग्नोज करना चाहिए और तुरंत ट्रीट करना चाहिए। आजकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता। तो अगर कब इनकी हमें स्क्रीनिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं यूरिन इन्फेक्शंस की, अगर ट्रीटमेंट है तो इनका एक्सटेंडेड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है। 2 to 3 weeks ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स इज रिक्वायर्ड, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं 1 से 6 महीने पोस्ट ट्रांसप्लांट में। तो इसमें एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस आ जाते हैं। इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शंस उभर के आते हैं। नंबर 2 पे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस एक और इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन है। नंबर 3 पे
अनयूजुअल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो चेस्ट में ज़्यादा होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। कौन कौन से वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं 1 से 6 महीने में? इनमें आता है हेपेटाइटिस बी। अगर हमें कई बार हेपेटाइटिस बी ट्रांसप्लांट से पहले पिक नहीं किया है या आपको वैक्सीनेशन लगी नहीं है, ये ब्लड द्वारा ट्रांसमिटेड इन्फेक्ट होता है। कई बार ट्रांसप्लांट के दौरान भी अगर छोटे मोटे सेंटर्स में कर रहे हैं, प्रॉपरली स्क्रीन ब्लड नहीं होता, तो हेपेटाइटिस बी हो सकता है और ये उस समय आ सकता है। इसके साथ साथ एक दूसरा इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी एक प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है और ये मैंडेटरी प्रोसीजर है कि जब आप डायलिसिस पे हैं आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि आपको हेपेटाइटिस बी का रिस्क ना रहे, क्योंकि बोथ हेपेटाइटिस बी और सी लिवर डैमेज कर सकते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज बनाते हैं। और कई बार आपका ट्रांसप्लांट तो हो गया, किडनी तो आपको नहीं मिल गई, लेकिन अगर ये दोनों इन्फेक्शन हो गए तो आपका लिवर डैमेज हो जाएगा और आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। नंबर 3 पे एक आता है साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन। तो साइटोमेगेलोवायरस हमारी कंट्री में डोनर्स में भी और पेशेंट में भी 90% में अंदर होता है। ये बहुत ही नॉर्मल केसेस में बड़ा बिनाइन वायरस होता है, खांसी जुकाम पैदा करता है और अंदर दबा रहता है। लेकिन जब हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूज़ करते हैं तो ये दोबारा उभर के रीएक्टिवेशन में आ जाता है। तो 2 इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स इसके से रिस्क बहुत बढ़ जाता है साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन का। एक है एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन यानी एटीजी और दूसरा है माइकोफिनलेट मॉर्फिटल। इसीलिए जब ज़रूरी हो और जब तक ज़रूरी हो इनको तभी यूज़ करना चाहिए। अगर हम इनको साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तो इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है। साथ साथ अगर हम एटीजी देते हैं तो हम कम से कम 3 महीने हम एक एंटीवायरल एजेंट देते हैं जिससे कि साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन से आप बच सकें। पर आपको ये जानना ज़रूरी है ताकि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को रिमाइंड कर सकते हैं कि शायद मुझे कहीं जो इन्फेक्शन हो रहा है सीएमवी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। सीएमवी बॉडी के लंग्स पे इफेक्ट करता है, निमोनिया हो सकता है, लिवर पे इफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस हो सकता है और यही नहीं किडनी को भी डैमेज कर जाता है। तो एक सीएमवी बहुत सीरियस इन्फेक्शन होता है। इसका बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है नाउडेज, बट द चैलेंज इज टू पिक इट अप अर्ली। नंबर 3 पे आता है एक बीके वायरस इन्फेक्शन जो सीएमवी, कई बार सीएमवी के साथ आता है। सीएमवी एक ऐसा इन्फेक्शन है बॉडी की इम्यूनिटी बहुत दबा देता है। इसके साथ साथ कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं या बीके वायरस इन्फेक्शन होते हैं। बीके वायरस भी एक इन्फेक्शन अपनी बॉडी में रीएक्टिवेशन होती है अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव यूज कर रहे हैं, खासकर टेक्रोलिमस और माइकोफिनलेट जब कंबाइन करते हैं तो बीके वायरस के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और बीके वायरस इन्फेक्शन भी किडनी को डैमेज करता है, ग्राफ्ट लॉस कर सकता है। इसलिए इसको भी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। इस दोनों के लिए बहुत सिंपल टेस्ट अवेलेबल हैं, दे आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। तो अगर आपको क्रिएटिनिन बढ़ रहा है जिसका कोई कॉज नहीं है तो किडनी बायोप्सी करके हम बीके वायरस पिकअप करते हैं, या एक ब्लड टेस्ट से भी बीके वायरस या यूरिन टेस्ट में बीके वायरस पिकअप कर सकते हैं। अब आते हैं और वायरल इन्फेक्शंस में। इसमें एक चिकन पॉक्स आता है। चिकन पॉक्स एक और वायरल इन्फेक्शन है जो टोटली प्रिवेंटेबल है। ज़्यादातर लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी होती हैं और पोस्ट ट्रांसप्लांट ये चिकन पॉक्स ऐसे लोगों को नहीं होता। किन लोगों को होता है? बच्चों में खासकर। अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ नहीं है और आपको चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं मिली है तो आपको ट्रांसप्लांट के बाद चिकन पॉक्स होता है और ये बहुत ही सीवियर वेराइटी ऑफ चिकन पॉक्स होता है। इसलिए इससे भी बचने का बहुत सरल तरीका है, ट्रांसप्लांट से पहले आप अपनी एंटीबॉडी लेवल टेस्ट करा लें। अगर एंटीबॉडीज हैं तो आपको पोस्ट ट्रांसप्लांट चिकन पॉक्स का रिस्क नहीं है। अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो मेक श्योर कि आपकी चिकन पॉक्स की वैक्सीन दे दी जाए, क्योंकि चिकन पॉक्स की वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन है, वो ट्रांसप्लांट के बाद नहीं दी जा सकती, ट्रांसप्लांट से पहले ही देनी पड़ती है। एक और वायरल इन्फेक्शन है जो चिकन पॉक्स से रिलेटेड है, जिसे हर्पीज जोस्टर कहते हैं, और ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है ट्रांसप्लांट के बाद। इस में क्या होता है कि हम स्किन के ऊपर एक वेसिकुलर रैश बबूले से बन जाते हैं और ये डर्माटोम में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
बहुत ही पेनफुल होता है। खासकर ये इन्फेक्शन कई बार चला जाता है और इसकी जो पेन, जो वायरस है वो नर्व्स में जाके जम जाता है, और वो इसका भी बहुत इजी ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इससे भी अगर आप इसकी अब वैक्सीन भी आ गई है, herpes zoster वैक्सीन, जो अगर आप लगा लें तो आप इससे बच पाएंगे। तो ये तो एक ग्रुप हो गया वायरल इन्फेक्शंस का। नेक्स्ट एक इन्फेक्शन होता है ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे देश में वैसे ही बहुत कॉमन है। जो आंकड़े हैं 1 to 3% जो जनरल पॉपुलेशन है उनको टीबी हमारे देश में होती है। हमारी अपनी स्टडी जो हमने की, हमने देखा कि जो ट्रांसप्लांट के बाद 15% लोगों में टीबी होता है। तो जो टीबी का कीटाणु है वो एक डॉर्मेंट स्टेज में लंग्स में बस जाता है और वो दबा रहता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हम सब के अंदर है, ट्रांसप्लांट के बाद आपकी इम्यूनिटी कम होती है, हम इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, कई पेशेंट्स में ये रिएक्टिवेट हो जाता है और फैल जाता है। टीबी बॉडी के किसी ऑर्गन में हो सकता है, कॉमनली हमने देखा है लंग्स में होता है, बोन्स में चला जाता है, कई बार किडनी में भी चला जाता है। टीबी के इन्फेक्शन के लिए हम ट्रांसप्लांट से पहले बहुत एग्रेसिवली स्क्रीन करके देखते हैं कि पेशेंट को टीबी तो नहीं है। अगर टीबी होती है तो पहले हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं उसका टीबी का, और जब टीबी का ट्रीटमेंट मिनिमम 2 महीने पूरा हो जाए तभी हम उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीबी पकड़ा नहीं गया होता और पोस्ट ट्रांसप्लांट रीएक्टिवेशन होता है, तो उसका भी अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन की ज़रूरत है, ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत होती है, और टीबी का कल्चर होता है, कई बार यूरिन में भी हम टीबी का कल्चर करते हैं। तो ये एक इजीली ट्रीटेबल इन्फेक्शन है अगर ये टाइम पे पकड़ी जाए। अगर ना पकड़ी जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। और ट्रांसप्लांट के बाद कई बार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, इसलिए इससे हमें बच के रहना है। एक और पहलू है टीबी का ट्रांसप्लांट के बाद कि हम एक रिफैम्पिसिन, जो एक बहुत टीबी के लिए अहम दवा है, ट्रांसप्लांट के बाद हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारी जो बाकी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं उसके साथ ये इंटरफेयर करती है। तो हमें कुछ हट के दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, और टीबी का जो इलाज है ट्रांसप्लांट के बाद कम से कम साल, और कई बार हमें 1.5 साल भी ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर टीबी का इन्फेक्शन हो गया है तो मेक श्योर कि आप उसका पूरा ट्रीटमेंट अपने ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन में करें, इसको बीच में नहीं छोड़ें। एक और ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस होता है और ये होता है पैरासिटिक इन्फेक्शंस। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में आ जाते हैं, एक तो डायरिया में होता है क्रिप्टोस्पोरिडियम, लूज मोशंस होते हैं, इसमें आमतौर पे एमीबियासिस होता है, लेकिन एक अनयूजुअल इन्फेक्शन होता है क्रिप्टोस्पोरिडियम, और ये भी आपकी इम्यूनोसप्रेस स्टेट की वजह से होता है। इसको पिकअप करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। हमारा ये एक्सपीरियंस है कि 10 से 15% लोगों को जो डायरिया होता है ट्रांसप्लांट के बाद वो क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से होता है। आमतौर पे लूज मोशन होते हैं तो आपकी टेंडेंसी होती है कि वो एंटीबायोटिक, केमिस्ट्री, सिप्लॉक्सीज़ाइड या नॉर्फ्लॉक्सीज़ाइड, सबको पता है, वो खा लेते हैं, पूरे ड्यूरेशन के लिए नहीं खाते। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपको डायरिया हो रहा है तो उसमें ये अनयूजुअल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, और कई बार दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। एक और खतरनाक इन्फेक्शन होता है न्यूमोसिस्टिस कैरिनियाई। ये भी एक पैरासाइट या फंगल टाइप का इन्फेक्शन है, आमतौर पे लंग्स में होता है, बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है। इसके लिए हम जनरली सबको प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक सेप्ट्रान के नाम से देते हैं। जनरली ये दवाई 6 महीने तक दी जाती है, क्योंकि 6 महीने के बाद ये हमारा मानना है कि इम्यूनोसप्रेशन बहुत कम हो जाता है और इसका रिस्क कम होता है, लेकिन इसका रिस्क जाता नहीं है, और ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है, अगर हो जाए तो जानलेवा होता है। इसलिए अब हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, खासकर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हम उनको लाइफ लॉन्ग सेप्ट्रान पे डाल देते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ती दवाई है, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है, और ये प्रिवेंशन में बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन एक बार हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, और फैटलिटी रेट यानी मॉर्टेलिटी रेट इज़ मोर देन 60-70%। 60 से 70 लोग इस इन्फेक्शन से बचते नहीं हैं। एक फाइनल ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस, अनयूजुअल इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी तरह तरह के होते हैं। माइनर फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कैंडिडियासिस होता है, जो आमतौर पे
ज़बान पे आ जाता है, उसके लिए बहुत ही इजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कैंडिडा यूरिन में भी आ जाता है कई बार, और ये दोनों तो रिलेटिवली इजीली ट्रीटेबल हैं, लेकिन कई बार आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हुए हैं, तो ब्लड में भी कैंडिडा फैलता है और ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है। तो किडनी में भी कई बार हमने देखा है कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाता है। तो कैंडिडा एक इम्पॉर्टेंट फंगल इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ एस्परजिलस म्यूकोरमाइकोसिस दो और फंगल इन्फेक्शंस हैं। ये आमतौर पे लंग्स में या मुंह में आते हैं, कई बार रियरली ब्रेन में भी आते हैं। बहुत ही खतरनाक और जानलेवा इन्फेक्शंस होते हैं। डायग्नोसिस के लिए एक्सपीरियंस नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, और इनके अगर ऐसा हो तो इम्यूनोसप्रेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनोसप्रेशन चलता रहेगा तो इनसे बचना मुश्किल होता है, और कई बार ये ब्रेन में भी पहुंच जाते हैं। तो जो फंगल इन्फेक्शंस हैं एज सच ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इन्फेक्शंस होते हैं, और ये तभी होते हैं कि अगर आपका इम्यूनोसप्रेशन बहुत हाई है। इसलिए जो आपने पैटर्न देखा होगा, शुरू में हम ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन यूज़ करते हैं और धीरे 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 कम करते जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप भी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को हर विजिट पे पूछिए कि कितना इम्यूनोसप्रेशन ज़रूरी है, ताकि जितना आपका इम्यूनोसप्रेशन कम रहेगा उतना आप इन्फेक्शन से बचेंगे। लास्टली हम बात करेंगे व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो इसकी तैयारी तो ट्रांसप्लांट से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। वैक्सीनेशंस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वैक्सीनेशंस में मैं आपको बताऊंगा, एक तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, विच इज मैंडेटरी कि इसका 4 कोर्सेज का कंप्लीट कोर्स होता है, और पहले शुरू होके पॉसिबली कंप्लीट भी हो जाने चाहिए। कई बार नहीं पॉसिबल होता तो पोस्ट ट्रांसप्लांट इसको कंप्लीट कीजिए, हेपेटाइटिस बी को वैक्सीनेशन को। दूसरा है चिकन पॉक्स वैक्सीन। मैंने आपको बताया चिकन पॉक्स वैक्सीन को पहले ही देना है। अगर आपके पास चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है उसको बाद में नहीं दे सकते। तीसरा वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास हर्पीस जोस्टर के लिए, अब तो उसको भी हम पोस्ट ट्रांसप्लांट दे सकते हैं या पहले दे दें। चौथे नंबर पे जो वैक्सीनेशन आता है वो निमोनिया का वैक्सीन होता है। निमोनिया मैंने आपको बताया फर्स्ट मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट में न्यूमोकोकल निमोनिया होता है, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन शुड बी गिवन प्री ट्रांसप्लांट, और हर 3 साल में इसको हम रिपीट करते हैं। एक और वैक्सीन है फ्लू वैक्सीन, इसको भी हम प्री ट्रांसप्लांट देते हैं, और देर आफ्टर एवरी ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांट इसको रिपीट करते हैं। तो वैक्सीनेशन आर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स, और आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी है कि हम कौन कौन सी वैक्सीन ले सकें और कौन कौन सी वैक्सीन कंप्लीट कर लें, ताकि हमें ट्रांसप्लांट के बाद मिनिमम रिस्क रहे। अब आते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं ट्रांसप्लांट से पहले, तो जरूर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए। कई बार हम उनकी पुरानी किडनीज ही ऐसे केसेस में निकाल देते हैं, ताकि पोस्ट ट्रांसप्लांट उनको इन्फेक्शन का रिस्क ना रहे, क्योंकि पुरानी किडनी काम तो नहीं कर रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, कहीं पथरी होती है, तो वो बार बार पोस्ट ट्रांसप्लांट यूरिन इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ा देती है। और यूरिन इन्फेक्शंस आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि ये रिजेक्शन को भी ट्रिगर करती हैं, और इससे किडनी भी कई बार ख़राब हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट पहले स्क्रीन करना है। ट्रांसप्लांट करने से पहले हम बार बार यूरिन कल्चर करके टेस्ट करते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर ऐसा इन्फेक्शन पकड़ा जाता है तो कई बार हमें ट्रांसप्लांट डिले करना पड़ता है टू मेक श्योर कि कंप्लीटली बैक्टीरिया इरेडिकेट हो जाए। तो ये तो हो गई आपकी तैयारी ट्रांसप्लांट से पहले। अब ट्रांसप्लांट के बाद आप क्या कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग एक स्टेंट डालते हैं और ट्यूब डालते हैं, और इसको मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन के लिए रखना चाहिए। जो कैथेटर यानी ट्यूब होता है उसको हम 5वें दिन निकाल देते हैं, जो स्टेंट होता है उसको हम 2 से 3 हफ्ते में निकाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों से रिस्क बढ़ जाता है। कई लोगों में पर्माकैथ होता है जो डायलिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर पर्माकैथ भी पड़ा हुआ है वो जनरली हम एट द एंड ऑफ 1 वीक निकाल देते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपकी किडनी काम कर रही है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों में पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर पड़ा होता है, तो उसको भी हम 1 से 3 हफ्ते के करीब निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो भी पड़ा रहेगा तो उससे भी इन्फेक्शन होते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है तो उससे इन्फेक्शन रहेंगे। तो ये तो हम कर सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ये मेजर्स हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है जो इम्यूनोसप्रेशन होता है। इसमें एक गोल्डन रूल है कि यूज द मिनिमम पॉसिबल इम्यूनोसप्रेशन।
और आप ट्रांसप्लांट से पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि क्या कितने इंजेक्शंस इम्यूनोसप्रेसिव इंडक्शन एजेंट्स, जिसमें एटीजी एक बहुत अहम इंडक्शन एजेंट है, ये रिजेक्शन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे सीएमवी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जो हाई रिस्क केसेस हैं इसके उन्हीं में यूज़ करते हैं। जो लो रिस्क केसेस हैं जिसमें किडनी का मैच अच्छा है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि या तो बिल्कुल ना इस्तेमाल किया जाए या कोई एक माइल्ड सा इम्यूनोस इंडक्शन एजेंट यूज़ करें, जैसे सिमुलेट होता है। साथ साथ जो दवाइयाँ हैं जिसमें टेक्रोलिमस, माइक्रोफेनिडेट, स्टेरॉइड्स है, ये हम धीरे 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 कम करते हैं, और जितनी आप लोएस्ट डोज पे रहेंगे उतना ही आपका इन्फेक्शन रिस्क कम रहेगा। इसीलिए आपका नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, क्यों हर विजिट पे हम टेक्रोलिमस लेवल्स चेक करते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं और देखते हैं कि ये जो इम्यूनोसप्रेशन है वो स्लोली इन अ प्रोग्राम मैनर एज पर प्रोटोकॉल रिड्यूस करते रहें, ताकि आपका इन्फेक्शन का रिस्क कम रहे। और जनरली 3 महीने पे आप लोएस्ट लेवल ऑफ इम्यूनोसप्रेशन पे आते हैं। इसके बाद हमारी एक और प्रैक्टिस है कि साल के बाद अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम जो माइक्रोफिनलेट नाम की दवा है, कुछ लोग 1 साल पे, कुछ लोग 2 साल पे, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, हम उसको भी एक एजोरान नाम की एक दवाई से चेंज करते हैं। एजोरान के फायदे 2 हैं, एक तो उसकी कॉस्ट कम है, और नंबर 2 उससे साइटोमेगेलोवायरस नाम का इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी है, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको इस बारे में पता होगा, आप नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे, तो नेफ्रोलॉजिस्ट जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। और इसके साथ साथ रेगुलर फॉलोअप विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट इज मैंडेटरी, सो दैट ये जो इन्फेक्शंस हैं ये हम प्रिवेंट कर सकें, और अगर हो जाए तो टाइम पे डायग्नोस कर सकें और उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकें। और इसी तरह से आप इन्फेक्शन से बच के रहेंगे। और इन्फेक्शंस वंस अगेन आर द कॉमनेस्ट कॉज कि हम अपने पेशेंट्स को लूज करते हैं। इन्फेक्शंस की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है, लाइफ भी चली जाती है। सो अगर आपने अपनी किडनी की लाइफ लंबी से लंबी रखनी है, आप चाहते हैं, तो आपको इन्फेक्शन से बचना होगा। इसके लिए आपको जानना होगा कि इन्फेक्शंस क्यों होती हैं, इससे कैसे बच सकें और कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू।